जय हिंद दोस्तों। अगर आप भी आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आप सबके लिए लेकर आ गया ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि जितने भी ग्रुप डी में सवाल आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन इस क्लास में होने जा रही है दोस्तों। तो आपसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल पे नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है आपके लिए वीडियो बनाना। और दोस्तों वीडियो के अंत तक जरूर देखते रहें, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं कुछ ऐसे प्रश्नों का आंसर पूछूंगा जिसे आपको बताना अनिवार्य होगा दोस्तों। आप अपने आप को नापिएगा कि आप कितना पानी में है, कितना आपको याद है, और उस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताकर ही जाना है। तो चलिए यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पदार्थों को उनके प्रतिरोध के बढ़ते क्रम में प्रदर्शित करता है। तो कौन करता है दोस्तों, आपका ए आंसर सही हो जाएगा, चालक, मिश्र धातुएं, विद्युत रोधक। ओके ना। तो 126 का आंसर आपका ए हो जाएगा, चालक, मिश्र धातुएं और विद्युत रोधक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका। बोल रहा है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट दिए गए पदार्थों में से किससे बना होता है। तो किससे बना होता है दोस्तों, तो टंगस्टन से बना होता है विद्युत बल्ब का फिलामेंट। देखिए दोस्तों, ये ग्रुप डी में क्वेश्चन रिपीट किया है। ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे जरूर याद कर लीजिएगा। ओके ना, ये वीवीआई क्वेश्चन है। ऐसे ही सारे मैं वीवीआई क्वेश्चन लाते रहता हूँ। तो अगर आप चैनल पे नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपका भी कोई भी क्वेश्चन ना छूटे और इस बार सिलेक्शन लेकर ही रहे दोस्तों, है कि ना। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि नीचे वर्णित किए गए अनुसरण पदार्थ ए और पदार्थ बी से निर्मित तारों के लिए भी वन ग्राफ का विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों क्या, 128 का सही आंसर आपका डी हो जाएगा। ए और बी दोनों ओम के नियम का पालन करता है। ए और बी दोनों है जो कि ओम का नियम का पालन करता है। बोल रहा है कि ए में बोल रहा है क्या, यह मूल बिंदु से गुजरने वाली सीधी रेखा है और धारा वन अक्ष से 20 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। दूसरा बोल रहा है, पदार्थ बी बोल रहा है दोस्तों, यह मूल बिंदु से गुजरने वाली सीधी रेखा है और धारा वन अक्ष से 60 डिग्री के कोण पर झुकी है, जो कि ए और बी दोनों ओम के नियम का पालन करता है। ओके ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका। बोल रहा है कि 1100 वाट क्या, 1100 वाट का एक इलेक्ट्रिक टोस्टर 220 वोल्ट पर संचालित होता है। इसकी कुंडली का प्रतिरोध होगा, तो इसकी कुंडली का प्रतिरोध कितना ओम हो जाएगा दोस्तों, तो 44 ओम हो जाएगा। कितना, 44 ओम हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये भी ग्रुप डी में क्वेश्चन आया हुआ है, जो कि 30 तारीख 8वां महीना 2022 में सवाल आया हुआ है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका। बोल रहा है कि ये क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि R1 R2 को श्रेणी क्रम में संयोजित करने के लिए इनके बीच का सही संबंध क्या होगा। तो इनके बीच का सही संबंध हो जाएगा दोस्तों, ए नंबर सही हो जाएगा, R बराबर R1 माइनस R2 हो जाएगा। ये भी ग्रुप डी में सवाल आया हुआ है दोस्तों। जितना भी क्वेश्चन है जो कि ग्रुप डी में पूछा हुआ सवाल मैं आप सबके लिए लेकर आ गया। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए आए तो चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें दोस्तों। ओके ना। मैं वीडियो के लास्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न का आंसर आपसे पूछूंगा, जिसे आपको बताना अनिवार्य होगा। ओके ना। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि श्रेणी क्रम में संयोजित दो प्रतिरोधी का निवल प्रतिरोध 6 ओम है। यदि उनमें प्रवाहित होने वाली धारा 4 एएमपी है और उनमें से एक प्रतिरोध 2 ओम है, तो दूसरा प्रतिरोध कितना होगा। तो दूसरा प्रतिरोध हो जाएगा दोस्तों 4 ओम हो जाएगा। कितना, 4 ओम हो जाएगा। ये भी दोस्तों ग्रुप डी में सवाल आया हुआ है। वही सारे क्वेश्चन मैं आप सबको करवा रहा हूँ, ताकि आपको इस बार सिलेक्शन मिलकर ही रहे दोस्तों। ओके ना। तो चैनल पे नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसा क्वेश्चन आपसे छूट ना पाए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत देखने के लिए मिल जाए। तो बोल रहा है अगला क्वेश्चन कि विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या है। तो विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक हो जाएगा दोस्तों किलोवाट घंटा हो जाएगा। क्या, किलोवाट घंटा है। ये भी ग्रुप डी में 2022 में सवाल आया हुआ है। वही सारे क्वेश्चन मैं आप सबके लिए लाया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। बोल रहा है 133 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि फ्यूज तार से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या, फ्यूज तार से संबंधित निम्न कथनों से विचार कीजिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये फ्यूज तार से संबंधित क्वेश्चन है। ये एक
ए बी दोनों कथन दिया है दोस्तों। पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही हो जाएगा। कथन ए हम लोग पढ़ते हैं। बोल रहा है कि यह उपकरण के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित होता है। यह निम्न गलनांक वाले पदार्थ से बना होता है। तो क्या ये दोनों कथन यानी दोनों बात सही बता रहा है दोस्तों? तो ये दोनों बात सही बता रहा है दोस्तों। ए और बी दोनों हो जाएगा। ओके ना? आपका 133 का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। बोल रहा है कि किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? तो किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता दोस्तों उसके तापमान पर निर्भर करती है। किस पर? उसके तापमान पर निर्भर करती है। ये भी दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ सवाल है 2022 में। ओके ना? नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। बोल रहा है कि घरेलू उद्देश्य हेतु यानी घरेलू उपयोग हेतु प्रयुक्त फ्यूजों की रेटिंग की सीमा में होती है। तो रेटिंग में सीमा कितनी होती है दोस्तों? तो कितनी होती है? आपका आंसर सी हो जाएगा। 1 एम्पियर से 10 एम्पियर तक होता है घरेलू उपयोग हेतु प्रयुक्त फ्यूजों की रेटिंग। ओके ना? नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 136 नंबर का क्वेश्चन। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये देखिए दोस्तों, चारों कथन दिया है। तो चारों कथन में से कौन सा कथन सत्य है जो पूछ रहा है? तो चलिए हम लोग चारों कथन को पढ़ते हैं और कौन सा कथन सही लगता है उसे हम लोग चुनेंगे। बोल रहा है पहला कथन कि पदार्थ का प्रतिरोध तार की लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो क्या ये सही कथन है? दूसरा बोल रहा है कि पदार्थ का प्रतिरोध तार की त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। तो क्या यह कथन सही है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है पदार्थ का प्रतिरोध इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या ये कथन सही है? अगला हो जाएगा पदार्थ का प्रतिरोध इसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती। तो इन चारों में से कौन सा कथन सही है? तो चारों में से दोस्तों ये कथन सही है। आपका डी नंबर सही कथन है कि पदार्थ का प्रतिरोध इसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। ये आपका कथन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। बोल रहा है कि समान लंबाई और व्यास के तांबे, चांदी, नाइक्रोम और कांच के 4 तार हैं। इन तारों में से किसका प्रतिरोध सबसे अधिक होगा? देखिए दोस्तों, क्वेश्चन फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके। बोल रहा है ना क्वेश्चन में कि समान लंबाई और व्यास के तांबे, चांदी, नाइक्रोम और कांच के 4 तार हैं। क्या? समान लंबाई और समान व्यास के तांबा के, चांदी के, नाइक्रोम के और कांच के 4 को तार है और पूछ रहा है कि इन तारों में से किसका प्रतिरोध सबसे अधिक होगा। तो किसका प्रतिरोध सबसे अधिक होगा दोस्तों? तो कांच के तार में प्रतिरोध सबसे अधिक होगा, क्योंकि तांबे के तार में आसानी से बिजली बिजली प्रवाहित हो जाती है। चांदी में भी तो और अच्छे से बिजली प्रवाहित होती है। नाइक्रोम में भी हो ही जाती है। यहाँ पे कांच में बिजली प्रवाहित नहीं होती। इसका प्रतिरोध सबसे अधिक होगा। ओके ना? प्रतिरोध यानी प्रतिरोध रोकेगा उसको, बिजली सही से नहीं जा पाएगा। तो आपका ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। बोल रहा है कि किसी विद्युत परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा के समानुपाती होता है। तो किसके ऊष्मा के समानुपाती होती है जो पूछ रहा है? तो आपका आंसर बी हो जाएगा। धारा स्क्वायर के समानुपाती होता है। किसी विद्युत परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा के धारा स्क्वायर के समानुपाती होता है। ओके ना? नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका। बोल रहा है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है दोस्तों? तो वोल्टेज सेल कहा जाता है। क्या? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण को वोल्टेज सेल कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आपके ग्रुप डी में आया हुआ है, तो इसे छोड़िए नहीं दोस्तों। इसे अच्छे तरीके से याद करते चलिए और चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब ना हमें मोटिवेट करता है आपके लिए वीडियो लाना। ओके ना? नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 140 नंबर। बोल रहा है कि समांतर परिपथ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? तो चलिए हम लोग चारों कथन को पढ़ते हैं और उसमें हम लोग देखते हैं कि कौन सा कथन सत्य होगा। तो पहला कथन बोल रहा है कि समांतर परिपथ का निवल प्रतिरोध अलग अलग प्रतिरोधों के योग से हमेशा अधिक होता है। दूसरा कथन बोल रहा है कि समांतर परिपथ के अलग अलग प्रतिरोधों के टर्मिनलों के बीच विभवांतर हमेशा असमान होता है। नेक्स्ट बोल रहा है कि समांतर परिपथ की निवल धारा अलग अलग धाराओं से हमेशा कम होती है। अगला
कथन आपका बोल रहा है कि समांतर परिपथ का निवल प्रतिरोध अलग अलग प्रतिरोधों के योग से हमेशा कम होता है। तो आपका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर डी हो जाएगा। ये कथन आपका सही है। समांतर परिपथ का निवल प्रतिरोध अलग अलग प्रतिरोधों के योग से हमेशा कम होता है। ये आपका कथन सही है। ओके ना। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका। तो बोल रहा है कि किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता इनमें से किस कारक पर निर्भर करती है। तो किस कारक पर निर्भर करती है दोस्तों? तो तापमान पर निर्भर करती है। क्या दोस्तों? किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता किस कारक पर निर्भर करती है? तो तापमान पर निर्भर करती है। ओके ना। ये भी क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा हुआ। तो दोस्तों आपसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ ताकि आपको इस बार सिलेक्शन मिलकर ही रहे। ओके ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि लंबाई और ए अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले एक पदार्थ का प्रतिरोध R है। यदि इसकी लंबाई 3 गुनी करने के बावजूद इसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल यानी ए में क्या परिवर्तन किया जाना चाहिए ताकि इसका प्रतिरोध समान R बना रहे? तो क्या करना चाहिए दोस्तों? तो करना चाहिए हमें अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को 3 गुना बढ़ाया जाना चाहिए, तो इसका प्रतिरोध समान R बना रहेगा। ओके ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका। बोल रहा है कि कई प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजित करने को इनमें से किसके समतुल्य माना जा सकता है? तो किसके समतुल्य माना जा सकता है दोस्तों? तो आंसर बी हो जाएगा। चालक की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में वृद्धि करना ये समतुल्य माना जा सकता है। ओके ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। बोल रहा है कि श्रेणी संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध से गुजरने वाली धारा क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सभी प्रतिरोधों में बराबर होती है। क्या होती है? सभी प्रतिरोधों में धारा बराबर होती है। ओके ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। बोल रहा है कि तापन उपकरण का हीटिंग एलिमेंट बनाने हेतु चुने जाने के लिए किस पदार्थ में कौन सा गुण अनिवार्य है मौजूद होने चाहिए? तो कौन सा गुण मौजूद होने चाहिए दोस्तों? जो आपसे पूछ रहा है तो आपका आंसर सी हो जाएगा। केवल 1 और 2। तो केवल 1 और केवल 2 ये दोनों मौजूद होगा तो तापन उपकरण का हीटिंग एलिमेंट बन सकता है। ओके ना। उच्च गलनांक और उच्च प्रतिरोधकता। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका दोस्तों। बोल रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी उसमें ऊर्जा की इकाई नहीं है? तो उसमें ऊर्जा की इकाई दोस्तों किलोवाट नहीं है। कौन सी? किलोवाट उसमें ऊर्जा की इकाई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका जो कि लंबाई, त्रिज्या और प्रतिरोधकता वाले एक तार का प्रतिरोध क्या होगा? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? R बराबर PL बटा पाई R स्क्वायर हो जाएगा। ओके ना। 147 का आंसर सी हो जाएगा आपका। दोस्तों आपसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए आए तो चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है आपके लिए वीडियो लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रतिरोध को किया गया कार्य आवेश गुना धारा द्वारा निरूपित किया जाता है। यानी पूछ रहा कि प्रतिरोध को किसके द्वारा निरूपित किया जाता है यानी दर्शाया जाता है? तो प्रतिरोध को दोस्तों किया गया कार्य बटे आवेश गुने धारा से निरूपित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। बोल रहा है कि अन्य मापदंडों को स्थिर रखते हुए प्रतिरोध की लंबाई पर इसका मान दुगना हो जाता है, तो दुगनी करने पर इसका मान दुगना हो जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा। बोल रहा है कि फ्यूज के रूप में प्रयुक्त तंतु से अत्यधिक धारा प्रवाहित होने पर यह यह क्या हो जाता है दोस्तों? तो यह गल जाता है। क्या होता है? यह गल जाता है। फ्यूज के रूप में प्रयुक्त तंतु से अत्यधिक धारा प्रवाहित होने पर यह गल जाता है। ये भी आरआरबी ग्रुप डी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बोल रहा है अगला क्वेश्चन कि किसी चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से उपकरण विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 152 का आंसर ए हो जाएगा। तपदीप्त लैंप हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 153 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि रमेश एक बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए एक पदार्थ का चयन करता करना चाहता है। चयनित चयनित पदार्थ में इनमें से कौन से गुण होने चाहिए? तो कौन से गुण होने चाहिए दोस्तों? तो वो गुण होने चाहिए आपका दो, दूसरा गुण और तीसरा गुण सही है। दूसरा गुण और तीसरा गुण उच्च तापमानों पर चमकने की क्षमता होनी चाहिए और उच्च प्रतिरोध होनी चाहिए। यही दो गुण होनी चाहिए। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, बोल रहा है कि किसी पदार्थ को विद्युत बल्ब के तंतु में प्रयोग किए जाने हेतु उनमें उसमें इनमें से कौन-सा गुणधर्म होना आवश्यक है? तो कौन-सा गुणधर्म होना आवश्यक है? तो उच्च प्रतिरोधकता होना अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, यदि एक ही पदार्थ के चार तार एक माला के मनकों की तरह जुड़े हुए हैं तो इस माला का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो उस माला का 4 गुना हो जाएगा। ओके ना दोस्तों, तो आपका वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहे तो कमेंट में जरूर लिखें। अभी बहुत सारा क्वेश्चन बचा हुआ दोस्तों, जो कि ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ग्रुप डी के लिए। इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट में जरूर लिखें नेक्स्ट पार्ट दोस्तों। और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है आपके लिए वीडियो लाना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करते रहें।